अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। अभी बिहार की बात चल रही है। बिहार में बवाल है। बिहार में का बात तो नीतीश कुमार बा, तरह तरह की बातें हो रही हैं। बीएलओ से लेकर के और इलेक्शन कमीशन तक तमाम लोग उस पर अटैक कर रहे हैं। लगातार चीज़ें चल रही हैं। इस बीच में बीजेपी देखिएगा कि पूरी तरह से शांत है। और बीजेपी का हश्र बिहार में क्या हो रहा है वो तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में बीजेपी जहाँ जहाँ पर है, पक्ष में विपक्ष में, वहाँ पे उसके हालात क्या हैं। वैसे बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी हम थोड़ा सा ताका झांकी करते हैं बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी का हश्र क्या है। बीजेपी झारखंड में जो बीजेपी है वो ऐसा हश्र पहले कभी नहीं हुआ था। झारखंड में इतनी कम सीटें बीजेपी को कभी नहीं आई थी और इतना दुर्दिन बीजेपी का कभी नहीं हुआ था। क्योंकि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को यह सोचकर बीजेपी लाई कि बीजेपी का पुनरुद्धार हो जाएगा, बीजेपी कम बैक कर जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उन्होंने अध्यक्ष बनाया, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया, मगर कुछ नहीं हुआ। अब देखिए कि बाबूलाल मरांडी पिछले कई महीनों से लगातार डीजीपी पे पूरी तरह से आक्रामकता के साथ पड़े हुए थे कि डीजीपी गैर कानूनी ढंग से रखे गए हैं, डीजीपी गलत काम करते हैं, डीजीपी को हटाना चाहिए, सरकार गलत कर रही है। और सरकार अपने जगह पर हेमंत चुपचाप अडिग हैं। वो रिटायरमेंट के बाद भी डीजीपी को रखे हैं। केस सुप्रीम कोर्ट में है और डीजीपी को इस पद पे रहते हुए उस पर एक तरह से कहिए परोक्ष रूप से भाजपा के ही जो गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों आए थे, यहाँ उन्होंने डीजीपी को अगली पंक्ति में बैठाकर उस पर मुहर मार दी। यानी कि बाबूलाल मरांडी जो चीज़ कह रहे थे, अगर बाबूलाल मरांडी पर वो मुहर मारते तो डीजीपी को स्वीकार नहीं करते कि वो अगली पंक्ति में बैठे। सरकार का जो गृह मंत्रालय को गया होगा लिस्ट कि कौन कौन से अधिकारी गृह मंत्री के साथ बैठेंगे, उसमें नाम काट दिया जाता अनुराग गुप्ता का, लेकिन यह नाम नहीं काटा गया। वहाँ से अनुमति मिली। यानी कि बाबूलाल मरांडी को अब पार्टी के अंदर उनकी लड़ाई को भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर अमित शाह ने सपोर्ट नहीं किया है, इसका मतलब है कि बाबूलाल मरांडी स्वयं भी हाशिए पर है। दूसरी तरफ उनके आने से जो भी वहाँ पर जो आदिवासी सीटें थी, उसमें से आप समझ लें 28 में से 27 सीटें हार गया बीजेपी। अब ऐसी परिस्थिति में जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो सीटें हैं वो लॉस कर गए आप। जबकि यहाँ पे आप देख लीजिए कि हेमंत ने अकेले चुनाव लड़ा। अब पूरी तरह से हर स्तर पे चुनाव लड़ा। यहाँ पर मधु कोड़ा हो, सीता सोरेन को लाने की बात हो, चंपई सोरेन को लाने की बात हो, अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री दो प्रभार में थे, उसके अलावा नीलकंठ सिंह मुंडा, कई दिग्गज थे। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को आदिवासियों का समुचित वोट नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्तर पर हेमंत को ये घेर नहीं पा रहे हैं। आप देख लीजिए कि पिछले दिनों की एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ आपको। साहेबगंज के जो हेमंत का अपना विधानसभा क्षेत्र है बरहेज, वहाँ भगुनाडीह है। वहाँ पर उन्होंने सिद्धू कान्हू की जयंती पर मेला लगाया, वहाँ पर लोगों को जुटाया और उसमें बवाल हुआ, भगदड़ भी हुई। अब इसमें बीजेपी ने कोशिश की कि इसको हाथों हाथ उठा लें और हेमंत को कटघरे में खड़ा कर दे आदिवासी समाज को लेकर के। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कहा कि सारे देश में, पूरे प्रदेश में और हर जगह पे मसाल जुलूस निकालो, ब्लॉक में निकालो, प्रखंड में निकालो, जिला में निकालो। लेकिन हेमंत का जो मास्टर स्ट्रोक था वो उसने तैयारी कर रखी थी, क्योंकि सिद्धू कान्हू के ही वंशज मंडल मुर्मू ने ये भगदड़ मचाई थी। और वो सिद्धू कान्हू के जो वंशज थे मंडल मुर्मू, वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके थे पिछले चुनाव के पहले। यानी कि बीजेपी के लोगों की ये तैयारी थी कि वहाँ भगदड़ हो जाए और इससे वो पूरी पोल खोल हो गई, जो वो बैकफुट पर चले आए। हेमंत सोरेन ताकतवर हुए, जेल भेजा गया। ईडी के मामले में गए, जमीन के मामले में गए, फर्जीवाड़ा के मामले में गए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस चलाया गया, वो जेल गए। जेल में रहते हुए भी आप देखे होंगे उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहा था। और वो जेल से जब बाहर निकले तो और ताकतवर होकर निकले, और वो ताकतवर होकर निकले। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई और चुनाव भी लड़ा। इसी बीच एनडी गठबंधन में जो यूँ कह लें कि पूरे देश में जिसको नीतीश लीड कर रहे थे शुरुआती दौर में, वो दिल्ली हो, मुंबई हो, एक बड़े मंच पे राम लीला मैदान में, और हेमंत का
काम कौन कर रहा था? उनकी धर्मपत्नी। जिस तरह से युद्ध में दशरथ की कैकेयी ने हाथ लगाकर रथ को थाम लिया था, उसी तरह से कल्पना सोरेन एक बहुत प्रखर, प्रवीण और बहुत ताकतवर नारी शक्ति के रूप में उभर करके एक बहुत बड़ी नेत्री के रूप में खड़ी हुई। और उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के दिग्गजों के साथ खुले मंच से जिस तरह से हुंकार भरी, वो हेमंत को बहुत बड़ी ताकत देगी। और हेमंत उनकी ताकत लेकर के और सिंपैथी लेकर के आदिवासियों की जेल गलत ढंग से भेजा गया है, वो बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव में जीत कर आए और वापस सत्ता में सीन हो गए। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। और बीजेपी के पास इसका कोई विकल्प नहीं था। बीजेपी के सारे दिग्गज धराशायी हो गए, कोई नजर नहीं आता है। आज भी आप देख लें, बीजेपी कहीं नजर नहीं आती है हेमंत सरकार के किसी योजना, परियोजना या किसी भी चीज को लेकर के विरोध करते हुए। आप यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज हैं बीजेपी में, लेकिन सामने अब कोई नहीं आता। हेमंत हेड ऑन करके बात करते हैं केंद्रीय नेताओं से, मंत्रियों से, और वो हर अपने राज्य के लिए जो भी बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं उसका डिमांड करते हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ सरकार बना है, मगर कांग्रेस के जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, अगर व्यक्तिगत रिलेशंस उनके हेमंत से अच्छे हैं तो हैं, अन्यथा वो पिछलग्गू के ही कगार में खड़े हैं। वो हेमंत के रहमो करम पर हैं। इसीलिए यहाँ पर उनके अंदर काफ़ी असंतोष, काफ़ी निराशा भरा पड़ा था। यहाँ के जो मंत्री थे और उनके जो विधायक थे, विधायक के बाद मंत्री नहीं सुनते हैं और मंत्री के बाद मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं। ये तो अगर जाओगे तो जाओगे कहाँ, तुम्हारे पास तो कोई विकल्प नहीं है। और इसी पर राहुल गांधी ने पिछले दिनों सबों को बुला करके कहा कि आपसी संवाद कीजिए, जनता से सरोकार रखिए, विधायकों की बात सुनिए। कहने की बात तो अलग है राहुल जी, लेकिन जो है यहाँ पर वन मैन शो चल रहा है और उसका नाम है हेमंत सोरेन यहाँ पे। क्योंकि अब दूसरी तरफ देखें कि हेमंत सोरेन को इतनी सारी शक्तियाँ मिल गई और हेमंत वो हेमंत नहीं रहे जो आज से 5 साल या 10 साल पहले थे। हेमंत में भी राजनीतिक बदलाव बहुत आया है, उनके अंदर परिपक्वता बहुत आई है और उसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन और उनके पिताजी 1-2 बार रहे, हेमंत को एक दो बार बीजेपी के साथ यहाँ पर सत्ता चलाने का भी मौका मिला, उन तमाम चीज़ों से उसने सीख लेकर के अब बीजेपी के ही हथियार से बीजेपी पे वार करते हैं। रही बात झारखंड में जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, इसमें भ्रष्टाचार पे तो कोई नहीं कह सकता कि कम है, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने ही 5 साल अभिन्न मित्र रहे विनय चौबे जो उनके पीए थे, उनको राज्य सरकार के ही एजेंसी से पकड़वाया और लगातार उसके खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। यहाँ पर ज़मीन का मामला हो, ज़मीन में भ्रष्टाचार काफ़ी है यहाँ पर, आप देख लें। और उसके अलावे यहाँ पर जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, फिर यातायात के माध्यम से यही रेवेन्यू का सोर्स रह गया है, राजस्व का साधन बन करके रह गया है, क्योंकि पैसे जो हैं वहाँ पर वापस सरकार से, केंद्र सरकार से इन्हें पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं। संवेदकों की आप बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संवेदक हैं, बहुत सारी योजनाओं में पैसा लगाए हैं, लेकिन उनका कोई भी पैसा वापस नहीं हो रहा है, ना ही उनका काम आगे बढ़ रहा है। और तृतीय स्तर पे, जो पंचायत स्तर पे जो भी सरकार पैसा देती है वित्तीय नियमावली के तहत, उनको जो पैसा देती है कि गांव में, पंचायत में विकास करे, जिसमें मुखिया, सरपंच और उसके अलावा जिला परिषद, जिला उप परिषद जो लोग भी हैं, इन लोगों के पास भी एक भी पैसा नहीं है। इनका तो कहना है कि हमें पेट्रोल भराने के पास पैसे नहीं है। और इसका ज्वलंत उदाहरण 2 दिन पहले गढ़वा में मुखिया, पंचायत, जिला परिषद सारे लोग धरना पर बैठे थे और यह संकट गहराता जा रहा है। उनका कहना है कि यदि सरकार हमारे तुरंत निराकरण नहीं की वित्तीय समस्याओं का, तो आने वाले समय में विदिन 2 और 3 डेज आप रांची में आकर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कि सरकार के ही लोग सरकार के खिलाफ अब धरने पे बैठने जा रहे हैं।
ये गंभीर विषय है और यह आने वाले समय में हेमंत के लिए संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि अपनों से लड़ना काफ़ी कठिन होता है। आप शत्रुओं से लड़ सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ों के बाद जो विकास कार्य है वो भी बाधित हो रहा है राज्य में। अब रही बात वेतन, पेंशन, इन सब पर भी असर पड़ना अभी बाकी है। लेकिन अगर यह बात चीज़ें रहीं तो, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं चुनाव के दरमियान इन्होंने घोषणा कर दी। आप देख लिए मैया सम्मान योजना, आज तक मैया सम्मान योजना में रेगुलर पेमेंट नहीं हो पा रहा है और आज तक उसकी समीक्षा की जा रही है। उसमें पुरुष पकड़े जा रहे हैं, फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं और फर्जी लोग में पुरुष में ज़्यादातर किसी एक ही समुदाय के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके नामों का खुलासा अभी नहीं किया जा रहा है। और जहाँ तक जेएमएम की सवाल है, वो बीजेपी के साथ उनका काफ़ी अनुभव जो है खट्टा मीठा और तीखा ज़्यादा रहा है। इसीलिए कभी कभी ये राजनीतिक गलियारे में कयास भी चल रहे हैं कि हेमंत अपने केंद्र से सहायता लेने के लिए डबल इंजन सरकार के लिए क्या बीजेपी का हाथ थामेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, जो उनका कटु अनुभव पहले से है। और दूसरी तरफ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पर हेमंत रूल कर सकते हैं। हेमंत के बाएं दाएं वो नहीं जा सकती, वो हेमंत के चाकरी करती है कांग्रेस यहाँ पर। और यही बात है कि आज भी हेमंत का अपर हैंड है यहाँ झारखंड में, और उनके आगे बीजेपी का कोई भी सशक्त व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है जो हेमंत को हेड ऑन करे, उनके जवाब दे ले। यही हेमंत अगर यही रहा तो आने वाले समय में भी, भविष्य में भी बीजेपी की इन, यूँ कह लें कि व्यवस्था से और बीजेपी के इन क्रियाक्रम से हेमंत आगे आने वाले कई वर्षों तक राज कर सकते हैं। अगर बीजेपी अपने आप में सुधार नहीं ले आई, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश नहीं भर पाई, तो आने वाला समय फिर हेमंत का ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार।